Hello, guys, welcome back to my channel Study Passion. How are you all? Hope you all are doing so great. आज हम अपनी क्लास 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर उसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स की इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा था और अब हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन। देखो, लैंड जो है हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है तो और हमारे प्रोडक्शन का पहला नीड है। प्रोडक्शन का पहला नीड कैसे और क्यों है ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने इससे पहले वाली इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लो, उसके बाद ही ये वीडियो देखो, तभी आपको ये चैप्टर सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें इसका इस्तेमाल करते वक्त, इस लैंड का यूज़ करते वक्त बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। केयरफुल क्यों होना पड़ेगा? अगर हम इससे ज़रूरत से ज़्यादा या इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करवाएंगे तो ये बात निश्चित है कि हमारा लैंड जो है वो धीरे धीरे र्यूइन होने लगेगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा। ओके, वो वेस्ट हो जाएगा हमारा लैंड। वेस्ट कैसे? उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ओके, और साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि जो मॉडर्न फार्मिंग है उसने लैंड का ओवर यूज़ किया है, उसको उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करवाया है। अब अगर तुम किसी को किसी की कैपेसिटी से ज़्यादा काम करवाओगे तो उसकी तबीयत बिगड़ेगी। वैसे ही हमारे लैंड की भी तबीयत बिगड़ी है और अब ये इसकी फर्टिलिटी कम हो गई है। ठीक है, और कुछ एरियाज़ में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन को ऐसे बोला गया कि ये सॉइल फर्टिलिटी में, सॉइल की फर्टिलिटी में, उसकी उपजाऊ क्षमता में ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक बाधा बना। बाधा कैसे बना? ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसने HYV सीड्स इंट्रोड्यूस कराए। HYV सीड्स क्या थे? हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में। वो सीड्स को चाहिए था प्लेनिटी ऑफ वाटर, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर्स और बहुत कुछ। और बार बार केमिकल फर्टिलाइज़र्स को हमारा लैंड नहीं सह पाया, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी कम हो गई। इस वजह से कुछ एरियाज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन को कहा गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब से हुआ है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और फिर एग्रीकल्चरल वर्क में इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती ही है, तो ये इरिगेशन करने के लिए लोगों ने ग्राउंड वाटर को ट्यूबवेल के द्वारा निकलवाया। अब ग्राउंड वाटर निकला तो वाटर टेबल में भी डिस्टर्बेंस हुई, तो हमारा नेचर जो है वो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। हाँ, ये तो था कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रॉमिस किया कि हम आपको ज़्यादा आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवा देंगे, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। और जैसे देखो, जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं हमारे, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो गॉड गिफ्टेड या हम कहते हैं नेचर गिफ्टेड हैं, नेचर गिफ्ट सारे तो नहीं लेकिन मैक्सिमम ऐसे हैं कि अगर ये एक बार ख़त्म हो गए ना तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। जैसे क्या? जैसे अगर हमने ट्रीज़ को इनडिस्क्रिमिनेटली कट करते रहे हम तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ट्रीज़ ख़त्म हो गए तो हम हमारी सॉइल जो है वो फर्टिलिटी लूज़ कर देगी और उसके बाद ऑक्सीजन भी हमारे इन्वायरमेंट में कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, इसीलिए कहते हैं कि जो नेचर का बैलेंस है उसको बनाए रखना चाहिए। ओके, अब मैं तुम्हें तुम्हारे सिलेबस से हटकर कुछ बताने जा रही हूँ तुम्हारे नॉलेज के लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तुम मुझसे लर्न कर सकते हो। ओके, तो चलो बताती हूँ। देखो, पहली चीज़ जो हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए करनी है वो है रिडक्शन। रिडक्शन कैसा? रिडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ का। NR मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ को कम करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें फर्नीचर चाहिए
तो हम जानते हैं फर्नीचर के लिए हमें ट्री काटना पड़ेगा, लेकिन हमें वो ट्री कम काटना चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरी है काटना, तो अगर आप एक ट्री कट कर रहे हो, ओके, तो आपको एट द सेम टाइम एक ट्री प्लांट भी करना चाहिए, ओके। तो ये बात है। और उसके बाद हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जो है उसको पल्यूट ना होने दें, पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, ओके, पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। एंड नेक्स्ट कि हम 3 Rs को फॉलो करें। 3 Rs क्या हैं? तो 3 Rs हैं हमारे, सबसे पहले मैंने आपको बताया रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। ये हैं हमारे 3 Rs। तो सबसे पहला है हमारा रिड्यूस, तो मैंने आपको बताया ही। उसके बाद है हमारा रिसाइकल। तो रिसाइकल हमें कहता है कि तुम एक ही चीज़ को कई बार यूज़ करो, ओके। कई बार यूज़ करो मतलब उसको बार बार यूज़ करने के लायक बना दो, कि एक ही चीज़ बार बार, जैसे तुम्हारे क्लॉथ्स हैं, कुछ कपड़े तुमने ख़रीदे, पहने तुमने कुछ दिन, उसके बाद वो तुम्हें पसंद नहीं आया, फिर तुम पे छोटे हो गए, तो उनको फेंकने के बजाय तुम उन्हें किसी गरीब बच्चे को डोनेट भी तो कर सकते हो। ये है। उसके बाद है हमारा रीयूज़ मतलब किसी चीज़ को बार बार रीयूज़ करना। उसके बाद से है हमारा प्लांट मोर ट्रीज़ वाला तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अगर एक ट्री काटो तो एक ट्री प्लांट भी करो, ओके। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे तुम अपने इन्वायरमेंट को या अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो चलो अब अपने आते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ इज़ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के फार्मर्स में लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, कि देखो पालमपुर में सारे लोग एग्रीकल्चर में नहीं एंगेज्ड हैं, ठीक है। और पालमपुर में अबाउट 1/3 जितनी पॉपुलेशन है पालमपुर की, हमने पढ़ा था कि पालमपुर में 450 फैमिलीज़ रहती हैं। तो 450 फैमिलीज़ में से 1/3 यानी 150 फैमिलीज़ जो हैं वो लैंडलेस है मतलब उनके पास लैंड नहीं है। अब इनके पास लैंड नहीं है तो या तो कोई ये ऐसा काम करेंगी, वो किसी दूसरे फील्ड पे जाके काम करेंगी, या कोई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करेंगी, ओके। इसमें से बहुत सारे जो हैं वो दलित हैं, तो इनके पास एग्रीकल्चरल वर्क करने के लिए लैंड नहीं है, ठीक है। और जितनी फैमिलीज़ हमारी बची जिनके पास लैंड है, उनमें 40 फैमिलीज़ जो हैं वो स्मॉल प्लॉट्स पे, जो कि 2 हेक्टेयर से कम होते हैं साइज़ में, ओके, उन पर वो लोग अपनी फार्मिंग करती हैं। अब ये जो फार्मिंग है ये इनके फैमिली के लिए एडिक्वेट इनकम नहीं बना पाती, ठीक है। और 60 फैमिलीज़ जो हैं वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की, इनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड है, ओके। और कुछ फार्मर्स ऐसे हैं लार्ज फार्मर्स पालमपुर में जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु विल प्रोवाइड द लेबर। फार्म लेबर्स आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज़ और फैमिलीज़ कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। देखो मैंने बताया था कि ये जिन लोग लैंडलेस हैं वो या तो दूसरे के फील्ड पे जाकर वर्क करेंगे, या फिर जिनके ऐसी फैमिलीज़ जिनके प्लॉट्स बहुत ही स्मॉल हैं वो आके वर्क करेंगे, ठीक है। उनको वेजेस देंगे लार्ज फार्मर्स, ठीक है, जिनके यहाँ वो वर्क कर रहे हैं। या तो वो उनको कैश में देंगे, या तो मान लो अगर उनके एक दिन का है कि वो 150 रुपीज़ लेंगे, तो या तो उनको 150 रुपीज़ मिलेगी, या उनको क्रॉप दे देंगे मतलब जितना उनका प्रोडक्शन होगा उसका थोड़ा सा, आधा या कुछ हिस्सा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा, जिससे उनकी फैमिली का गुज़र हो जाए, उतना उनको दे देंगे, ओके। और कुछ ऐसा भी होता है कि कोई फार्मर काम करने आया किसी लार्ज फार्मर के प्लॉट पे, तो उसको थोड़ा खाना मिल गया। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो ये वेरिएशन भी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन पे।
ऐसा क्यों? अगर ऐसा कोई फार्मर है जो कि इरिगेशन करेगा, ओके, इरिगेशन करेगा, कोई ऐसा वर्कर है, तो उसको सिर्फ उसी टाइम पे बुलाया जाएगा जब इरिगेशन करने की ज़रूरत हो। बाकी टाइम उसको अनएम्प्लॉयड ही रहना पड़ेगा, या कि तो वो कोई और काम ढूंढे, या फिर अगर वो इरिगेशन ही करना चाहता है और कोई काम नहीं करना चाहता तो वो फिर इरिगेशन के टाइम का वेट करें। A farm laborer might be employed on a daily basis for one particular farm activity like harvesting for the whole year। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि एक लेबर को इस शर्त पे रखा गया हो कि तुम सिर्फ हार्वेस्टिंग करोगे पूरे साल, यानी कि जब जब क्रॉप्स आएंगी उनको हार्वेस्ट करना होगा, तुम तभी आओगे और उसके लिए तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। तो वो पूरे साल तो रहेगा नहीं, जब जब हार्वेस्टिंग का मंथ आएगा तभी उसको तभी वो एम्प्लॉयड रहेगा, बाकी टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनके पास अपने कंजम्पशन के बाद इतना वीट नहीं बचता, इतना सरप्लस नहीं बचता कि वो उसको बाज़ार में जा कर के बेच पाएँ। ठीक है। और थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो उससे उनके फैमिली के लिए एडिक्वेट इनकम नहीं आ पाती। तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जिनके कंजम्पशन के बाद भी उनके पास इतना वीट बच जाता है कि वो उसको बाज़ार में बेच करके और पैसे कमा सकें, वो ये काम करते हैं। वो ये वीट बेचते हैं ट्रेडर्स को, और ट्रेडर्स जो हैं वो इनको शॉपकीपर्स को देते हैं जो स्मॉल टाउन्स या सिटीज़ में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर में होने वाली नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि सिर्फ 75% लोग जो हैं वो फार्मिंग पे डिपेंड हैं। ओके, नेक्स्ट जो बाकी के 25% है वो हमारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे डिपेंड है। देखो वहाँ पे होता क्या है, ये पहला मिल्क है, मिल्क मतलब डेयरी एक्टिविटीज़। सेकेंड हमारा एक वर्कर दिख रहा है तो उसमें समझ लो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है हमारा एक शॉपकीपर, तो शॉपकीपर ही है। उसके बाद है हमारा ट्रांसपोर्ट। अब इन्हें हम डिटेल में देखते हैं। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी जो है एक कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में। भाई गांव है तो वहाँ पे लोगों के पास पेट एनिमल्स तो होंगे ही, जैसे काऊ, बफेलो, तो वो इन सब का दूध निकाल करके और अपनी एक डेयरी खोले हुए हैं। ठीक है। और वो ये दूध जो है वो रायगंज में बेचते हैं। 2 traders from Shahpur town has set up collection chilling centers at Raiganj where the milk is transported to far away। देखो, और 2 ट्रेडर्स जो हैं शाहपुर के, वो ये मिल्क ख़रीदते हैं और इनको ये दूर टाउन्स और सिटीज़ में भेजते हैं। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसकी वजह से कितने सारे लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं। तुम अपना दूध ले जा करके ट्रेडर्स को दो, ट्रेडर्स फिर वो दूध पहुंचाएंगे, पहुंचाने के लिए भी वर्कर्स लगेंगे, तो एक ये एक्टिविटी होती है डेयरी की। नेक्स्ट है हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। 50 से कम लोग जो हैं वो पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो है बड़े ही स्मॉल स्केल पे होती है। तो बड़ा ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड होता है उससे, और स्मॉल स्केल पे होती है। या तो ये घर पे होती है और घर पे होती है, या फिर फैमिली की हेल्प से होती है। ठीक है। फैमिली इसमें इंगेज्ड होती है। बहुत ही स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है पालमपुर में। अब द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर। देखो, ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा लोग पालमपुर में नहीं इन्वॉल्व हैं। ठीक है। द शॉपकीपर बाइज द वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। लोग क्या करते हैं, सिटीज़ से होलसेल में सामान लेके आते हैं और उन्हें गांव में बेच देते हैं। जनरल स्टोर सेल। अब देखो, जनरल स्टोर जो है यहाँ के, ये क्या क्या देते हैं, ये आपको देंगे चावल, गेहूँ, चीनी, तेल, टी जो हमारा है, चाय, फिर बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेंसिल, पेन्स और कुछ क्लॉथ्स भी। ठीक है। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एक स्मॉल शॉप खोली है स्पेस में, जो कि ईटेबल्स भी
बेचते हैं। ओके, तो ये इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि पालमपुर में ज़्यादा लोग ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व नहीं हैं। अब तो है हमारा ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ओके, इस टॉपिक से बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं जब क्लास 9th में थी तो इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ओके, देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रायगंज से पालमपुर को कनेक्ट करने वाले बहुत सारे व्हीकल्स हैं। ओके, जैसे रिक्शा वालास, टोंगा वालास, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक ड्राइवर्स और पीपल जो कि अपना बुलक कार्ट खुद चलाते हैं, जो बैलगाड़ी होती है वो। और ये लोग जो हैं ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में हैं। वो लोगों को रायगंज से पालमपुर और पालमपुर से रायगंज छोड़ते रहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। और हाँ, ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ना, इसमें थोड़ा लोगों की बढ़त हुई है। ठीक है, इस सेक्टर में लोगों की बढ़त हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel. Thank you.